हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और भाई सीरीज में हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के, वो भी टॉपिक वाइज। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम और टेस्ट के लिए, और जो लोग जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हैं ये अति महत्वपूर्ण। तो भाई क्वेश्चन करके आपको क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो है सब जगह फोड़ के आने लगोगे फिर पेपर को, फिजिक्स का जहां भी होगा, चाहे स्कूल में होगा चाहे कंपटीशन में होगा। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लें, क्योंकि इस सीरीज में आपको करना भी होता है, साथ में केवल देखना नहीं होता, करना भी होता है। और आज तो न्यूमेरिकल होने वाले हैं, तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लें। हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल अब जो है वर्क एनर्जी पावर में मोमेंटम एंड कोलिजन के। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली करने वाले हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और कोलिजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं भाई सब लोग निकाल ले कॉपी पेन, एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद करना है क्वेश्चन, नहीं होगा तो फिर आगे वीडियो को देखना है ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो वीडियो देखनी नहीं है, केवल आपको करना भी है, तभी पूरा फायदा मिलेगा। देख तो आपने बहुत वीडियो ली है, ठीक है, जो थ्योरी वाली वीडियो होती है बहुत पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो आपने देख ली होंगी, लेकिन भाई यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सब लोगों को वो करना है, साथ में करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड। भाई बम है ये, 1 किलो का बम, ये फूट गया और ये 3 फ्रेगमेंट में टूटा है। इसका एक का मास 1:1:3 है, मतलब एक का मास m है, एक का m है, एक का 3m मान लेंगे। तो 2 पीसेज ऑफ इक्वल मासेस मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द 30 मीटर पर सेकंड। तो ये इक्वल मास के दो मान लो ये हैं, ये मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 45 डिग्री बना रखा है यहाँ पे। तो ये ईच अदर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड। इनकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रैगमेंट। तो तीसरा वाला जो फ्रैगमेंट है जो इधर को गया उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये बॉम्ब जो था वो कितने का था, 1 किलो का बॉम्ब, 1 किलो का 1 kg का। और अभी क्या हुआ, डिवाइड हो गया 3 फ्रैगमेंट में, m और 3m। आप चाहो तो m की वैल्यू निकाल सकते हो कि m प्लस 3m की वैल्यू 1 किलोग्राम होगी, तो वहां से m भी आ सकता है, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, m मान लेते हैं इसको कि ये m है और ये भी m है और ये 3m का है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये 3 मास है आपके, एक्सप्लोड होकर 3 में चला गया। 2 पीसेज ऑफ इक्वल मासेस m और m के जो है वो 90 डिग्री पे चले गए, और जो वेलोसिटी भी दी हुई है, और जो हैवियर वाला है उसकी बतानी आपको वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे जो बॉम्ब विस्फोट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसमें फोर्स जो है क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है, बताओ। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो भाई यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल। जो भी फोर्स आया है वो अंदर की रिएक्शन जो हुई है, केमिकल रिएक्शन जो भी हुआ है वो इंटरनल सिस्टम के अंदर, मतलब पूरे को सिस्टम अगर हम मान ले तो अंदर ही कुछ ना कुछ हुआ है, उसके कारण ही ये विस्फोट हुआ है ना। ये गलती जो है बाहर वाले की नहीं है, ये उसी की गलती है, मतलब आपकी नहीं, उसकी अपनी बॉम्ब की गलती है। ठीक है, तो बॉम्ब की गलती है तो उसके कारण ये विस्फोट हुआ है। तो भाई ये इंटरनल है। अब आपको पता है जब इंटरनल फोर्सेज होते हैं तो क्या चेंज नहीं होता, क्या चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम या दोनों। तो आंसर है मोमेंटम, दोनों तो हुआ नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज तो हो रही है, पहले 0 थी अब हो गई काइनेटिक एनर्जी। केवल मोमेंटम ऐसा होता है, मोमेंटम चेंज तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। याद करो मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थ्योरम क्या है कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जब तक नहीं लगेगा तो मोमेंटम सेम रहेगा, लगेगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो मोमेंटम चेंज होता, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल है सारा। तो अगर इंटरनल फोर्स है तो क्या होगा, मोमेंटम सेम रहेगा। अब मोमेंटम सेम रहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0, क्योंकि इनिशियल तो बम रुका हुआ था, उसमें गति तो थी नहीं, रुका हुआ था एक जगह पे, है ना। तो रुका हुआ था तो मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर लेते, तो इनिशियली तो 0 है तो फाइनल भी क्या आना चाहिए, 0। P1 P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, पूरा लिखोगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू P बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अब देखो ये जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम तो क्लियर है, इसका मोमेंटम इधर को है और इसको मान सकते हैं नेगेटिव साइड, तो इसका मोमेंटम है -3m × v। मैंने इसको माइनस मान लिया, इसको माइनस मानूंगा तो इसको प्लस मानना पड़ेगा। आप इसको प्लस भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन यूजुअली हम इसको माइनस मानते हैं इधर को। तो -3m × v हो गया। अब इसका मोमेंटम कितना होगा, अब देखो ये इधर को जा रहा है, तो हम लोग जो है ना इसका जो मोमेंटम होगा वो इधर को है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट में और x में। y में डिवाइड कर सकते हैं इसको और x में कर सकते हैं। ठीक है, तो y में कितना मोमेंटम होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर ये एंगल थीटा होता है तो इधर को कितना होता है, अगर ये मोमेंटम p है तो ये p cos थीटा होगा, ये p sin थीटा होगा। आपने पढ़ा नहीं, देखो एंगल होता है वो क्या आता है, cos, तो ये p cos और p sin। तो हम इसका x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं मोमेंटम। ऐसे हम इसका भी x और y निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका इनफैक्ट -y होगा ये वाला।
आप देखो जब मोमेंटम कंजर्वेशन में लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। तो हम एक्स में लगाएंगे या वाई में लगाएंगे, मतलब एक बार एक्स में लगा सकते हैं, एक बार वाई में लगा सकते हैं। तो देखो हम पहले एक्स में लगाते हैं, मान लो एक्स में लेते हैं, तो हम क्या लगते हैं, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। हमने क्या करा, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो हमने एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना आया, इसका -3mv आया। उसका कितना आएगा, इस वाले बॉम्ब का आ जाएगा m इंटू वी एम बी कॉस थीटा। तो इसका मोमेंटम आ गया प्लस एम बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है वहाँ पे 45, तो कितना आ गया ये एम वी कॉस 45। और भाई दूसरा वाला भी यही आ जाएगा सेम, उसका भी मोमेंटम एक्स में यही आएगा एम बी कॉस 45। तो ये हमारा एम बी कॉस 45 आया। इसको सॉल्व करो, अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, वी वी तो दोनों तरफ कट जाएंगे, एम भी कट सकता है, इस तरफ तो एम है नहीं, इधर भी कट जाएगा ये एम बी वगैरह सब। तो क्या बचा फाइनली 0 इक्वल टू -3 एंड एक मिनट ये हमारा वी अलग है, वेट अ सेकेंड, ये हमारा वी जो है दोबारा से लिखते हैं, वी हमें दिया हुआ है ना, ये हमारा इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी और इसका हो जाएगा प्लस m इंटू वी कॉस थीटा वी डैश मान लेते हैं। वी डैश की वैल्यू में दी हुई है वहाँ पे कॉस 45 प्लस एम वी डैश कॉस 45। तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, -3m इंटू वी हमें निकालना है, प्लस m v की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड है ना, 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये y√2 आ जाएगा, प्लस ये भी यही आ जाएगा सेम m 30 इंटू /√2। तो यहाँ पे देखो हम m को कॉमन लेके हटा सकते हैं, m चाहो तो हटा दो, बाकी जो बचा क्या बचा -3v इक्वल टू ये बचा, 3v को यहाँ ले आते हैं, 3v इक्वल टू कितना आया 30 और 30 हो गया 60√2। इसको फिर डिवाइड करेंगे तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 60/3 करेंगे तो 20/√2। और इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 2 लिख सकते हैं अपन में √2 से ये कटोगे तो ये 2 क्या होता है, 2 होता है √2 इंटू √2, तो 1√2 बचेगा ऊपर, इसको काटेगा तो क्या बचेगा 1√2 बचेगा। तो 10 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.14 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसकी स्पीड होगी, इस वाले बॉम्ब की जो स्पीड होगी कितनी होगी 14.14 मीटर पर सेकेंड होगी आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, तुमने कैसे लगाया, कंजर्वेशन मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन लगाया, तो वाई की हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो वाई में हमने नहीं लगाया। अगर वाई में हम लगाते तो क्या आता है, वैसे भी एम बी कॉस 45 आता है इसका मोमेंटम वाई में, और इसका था एम बी कॉस साइन 45, इसका भी साइन 45 आता, लेकिन दोनों प्लस और माइनस आते थे, जीरो आते, तो एक मोमेंटम कितना आया 0। तो वहां पे भी क्या होता है 0 इक्वल टू आप लिखते एम बी साइन 45 और माइनस एम बी साइन 45, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाता, तो उससे हमें कोई मिलता नहीं कुछ, लेकिन ये प्रूव हो जाता कि मोमेंटम जो है वाई में भी कंजर्व रहा और एक्स में भी कंजर्व रहा। ठीक है, तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये कोई बेईमानी नहीं करता, ये ईमानदार होता है। तो जो इसने बोला है स्टेटमेंट ने कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसको फॉलो करता है। ठीक है, हमारी तरह नहीं है, ये बहुत ईमानदार जो है बॉम्ब है। ठीक है, चलिए, A trolley of mass 200 kg moves with uniform speed of 36 km per hour on a frictionless track। एक ट्रॉली है जिसका मास है 200 किलो, ये मूव कर रही है कितनी स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 इंटू 5/18 कर दो सीधा, जब भी ऐसा दिखे तो फटाफट से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ट्रॉली का मास है 200 kg। ठीक है, चाइल्ड ऑफ मास 20 kg रन्स ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो एक बच्चे इसमें खड़ा था, ये खड़ा था यहाँ पे, इसका मास कितना है 20 kg, बहुत कमजोर बच्चा है। तो भाई ये रन करने लगा ट्रॉली पे, फिर उसके बाद कितनी स्पीड से मूव करने लगा 4 मीटर पर सेकेंड ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। ट्रॉली के ऊपर मतलब आप खड़े हो तो आपको इसकी स्पीड 4 दिखेगी, ग्राउंड वाले को स्पीड कुछ और दिखेगी। ठीक है, ग्राउंड को तो कुछ और दिखेगी। ठीक है, अब ये मूव करने लगा ट्रॉली में अपोजिट डायरेक्शन, तो और फिर उसके बाद जंप कर गया ट्रॉली से बाहर। तो आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली। तो ट्रॉली की फाइनल स्पीड क्या होगी और ट्रॉली कितना मूव कर चुकी है जब बच्चे ने चलना शुरू किया उसके बाद। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बच्चे इधर को मूव कर रहा है, ट्रॉली इधर को मूव कर रही है, फ्रिक्शन लेस फ्लोर है। फ्रिक्शन लेस फ्लोर का मतलब क्या हुआ, कोई भी फोर्स इसमें नहीं लग रहा फ्रिक्शन का इधर को या इधर को, यानी एक्स में कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है वाई में है, नॉर्मल रिएक्शन mg जो भी है। तो एक्स में कोई फोर्स नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम जो होगा एक्स में कंजर्व रहेगा। मोमेंटम जो है इनिशियल फाइनल बराबर होंगे इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है एक्स डायरेक्शन में, जब ये बच्चा मान लो रुका हुआ था तो दोनों के दोनों मूव कर रहे थे 10 की स्पीड से,
तो दोनों का मास कितना था, इसका 20 है, इसका 200 है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 200 प्लस 20 m, ये तो m हो गया टोटल मास दोनों का मिला के, और v कितना है, 10 की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो 10, तो ये तो आया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा कि फाइनल मोमेंटम के लिए मान लो कि जब ये बच्चा चलने लगेगा तो मान लो ट्रॉली की स्पीड अब 10 से चेंज होकर मान लो v हो गई, ठीक है, चेंज होकर मान लो v हो गई, तो ये v से मूव कर रही है ट्रॉली इधर को, और बच्चा 4 से मूव कर रहा है इधर को। तो हम जब कंजर्वेशन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब ये कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाते हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे स्पीड दिखनी पड़ेगी सबकी, तो इसकी स्पीड तो v हो गई ट्रॉली की, बच्चे की कितनी हो गई, बच्चा आ रहा है इधर 4 से और v से ट्रॉली आगे जा रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इस बच्चे की, अगर ग्राउंड से देखूंगा तो भाई ये v से आगे जा रहा है और ये 4 से पीछे आ रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी v-4, तो बच्चे की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी v-4, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 20 इंटू v-4, ये बच्चे का मोमेंटम हुआ, प्लस ट्रॉली 200 किलो की ट्रॉली भी थी, इसका मोमेंटम ने लिखा था पहले, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 200 इंटू स्पीड कितनी है अब v, ये स्पीड है। तो हमने यहाँ पे v क्या माना है, ट्रॉली की स्पीड मानी है, जब बच्चे ने चलना शुरू कर दिया ट्रॉली की स्पीड v हो गई, बच्चा 4 की स्पीड से चल रहा है ट्रॉली के ऊपर, तो भाई यहाँ से हम v निकाल लेंगे, फिर वो बच्चा जंप भी कर जाएगा तो इसकी स्पीड v आ जाएगी, कितनी होगी, तो यहाँ सॉल्व करो कितना है 20v आ जाएगा, -80 इक्वल टू 200v, इसको सॉरी प्लस 200v होगा ये, तो कितना हो गया 220v हो गया, और 80 को -80 है ये, इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 10 करके तो 2200 आ जाएगा, इक्वल टू इसके हुआ, और इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो गया 2280 डिवाइड बाय 220 कर लो, तो v की वैल्यू आ जाएगी सीधा ही इक्वल टू v, तो 0 से 0 हो गया, 228/22 यानी कि 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 114 आ जाएगा, 1 1 4 और 1 11 आ जाएगा, तो 114 को 11 से डिवाइड करना है, 11 एकम 11, फिर ये 4 आएगा, कटेगा नहीं तो 0 आएगा, यहाँ पे फिर पॉइंट लगेगा, 11 चौके कर लो, लगभग 10.3 कर लो, चलो 11 3 33, फिर आएगा 70, 11 6 66, तो लगभग 10.36 आएगी स्पीड। तो ट्रॉली की स्पीड कितनी आ रही है 10.36, तो ट्रॉली की स्पीड 10.36 हो जाएगी। जब बच्चा आगे इधर को मूव करेगा तो ट्रॉली की स्पीड इधर को बढ़ जाएगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना है, तो इनिशियल मोमेंटम जो इधर को था वो उतना ही रहेगा, नेट मोमेंटम जो है, तो अगर इसका मोमेंटम इधर को आ गया नेगेटिव में तो इसका ट्रॉली का पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, ताकि नेट मोमेंटम क्या रहे, सेम रहे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे हो सकते हैं कि एक बच्चा नाव में चलना शुरू हो गया तो नाव में भी सेम केस होता है, ट्रॉली में कर लिया, तो ऐसे कई सारे केस हो सकते हैं, तो सब में हम क्या करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो यही पूछा था इसने, तो उसने पूछा कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली, तो फाइनल स्पीड हमने निकाल ली 10.36 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाउ मच द ट्रॉली हैज मूव्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन चाइल्ड स्टार्ट बिगिन टू रन। तो चाइल्ड जब यहाँ से यहाँ आएगा ट्रॉली कितना आगे चली जाएगी, तो चाइल्ड यहाँ से यहाँ जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, उसकी लेंथ कितनी है ट्रॉली की 10 मीटर है, तो बच्चे को 10 मीटर चलना है, तो टाइम कितना लगेगा 10 मीटर चल रहा है, स्पीड कितनी है 4, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 4 मीटर है पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगेगा उसको, जो टाइम लगेगा उसको 10/4 यानी 2.5 सेकेंड लगेंगे। टाइम टेकन बाय बॉय टू रीच द अदर एंड, तो दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, तो भाई वो टहलता हुआ, घूमता हुआ, मटकता हुआ अदर एंड पे पहुंच गया, ठीक है, इतने टाइम में। अब ट्रॉली कितना आगे जाएगी, ट्रॉली की स्पीड आपको पता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है आपको, ट्रॉली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रॉली कैसे निकालोगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ, सोचो जल्दी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रॉली की स्पीड कांस्टेंट है, तो कितना आगे जाएगी, तो भाई डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम कर लो डायरेक्ट ही। वेलोसिटी कितनी थी 10.36 कुछ आई थी आपकी, टाइम 2.5 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा उसको लिख लो। 10.36 2.5 मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ती है, 5 6 30, 5 या 15 3 18, 5 एकम 5, 2 से करोगे तो ये 72 आ जाएगा, 10 का दूनी 20, 0 2 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9 सॉरी 9 5 2 3 के बाद डेसिमल, तो 25.9, तो 25.9 मीटर क्या होगा, ट्रॉली आगे चली जाएगी जब बच्चा जो है 10 मीटर पीछे पहुंचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, स्पीड हमारी 10.36 आई थी, तो ये सही है, और ट्रॉली कितनी आगे गई 25.9, तो सही आंसर आया हमारा, राइट। तो हमने इसको यहाँ से प्रूव कर लिया। नाव वाले क्वेश्चन भी अगर आएगा तो ऐसे ही करना है कि नाव वाले क्वेश्चन भी सेम करना है, तो ध्यान से करना, एक बार दोबारा खुद प्रैक्टिस करना,
तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। अनदर बॉडी एक रेस्ट पे है, उसके साथ एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और क्या बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg है, ये मास 2 kg मेक्स एन कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, ये रुकी हुई है, एंड मूव्स इन ओरिजिनल डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब ये स्पीड मान लो इसकी v है a की, तो टकराने के बाद क्या हुआ, a की स्पीड अभी भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन कितनी हो गई, v/3 हो गई। फाइंड द मास ऑफ सेकंड बॉडी, तो आपको बताया कि सेकंड बॉडी का मास कितना होगा, सेकंड बॉडी का मास कितना होगा। कोलिजन कैसा है आपका, कोलिजन है हमारा इलास्टिक कोलिजन। तो देखो पहले तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, वो तो दोनों में लगता है, इलास्टिक में भी इलास्टिक में भी। तो मान लो कि ये टकराने के बाद इसका मास मान लो पहले m है, और इसकी टकराने के बाद स्पीड जो है v हो गई, या v डैश मान लेते हैं, तो v तो ये भी है ना, तो v डैश मान लेते हैं। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या लगेंगे, तो क्या आएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम, क्या आएगा m इंटू वी करेंगे तो 2 इंटू वी प्लस इसका तो 0 है इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, इसका मास 2 है, 2 इंटू v/3 प्लस m इंटू वी डैश। ये आपका मोमेंटम आया, इसको सॉल्व करो कितना आया 2v, और ये कितना आया 2v/3 आया, इसको यहाँ लिया हूँ माइनस 2v/3 हो जाएगा, ये यहाँ चला गया, 0 तो हट गया, इक्वल टू mv डैश, ये सॉल्व करोगे 3 दूनी 6 और 4v/3 इक्वल टू mv डैश आया। ये हमारा पहला चीज आई, ये कंजर्वेशन मोमेंटम आया। अब क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो दूसरा हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरी क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है m और v डैश, तो निकाल नहीं पाओगे। तो एक और लगाते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ, क्या लगा सकते हो यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, कंजर्व रहती है। तो कंजर्वेशन एनर्जी लगाओगे कितना आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, उसकी एनर्जी है, इसकी तो 0 है दूसरी वाली की, रेस्ट पे है वो। और अगर आफ्टर द कोलिजन देखो तो हाफ इंटू m इंटू v/3 का स्क्वायर प्लस, अब की बार इसमें भी एनर्जी आ गई, हाफ इंटू m v डैश का स्क्वायर, इसमें भी जान आ गई, तो ये कट गया, कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आया, हाफ से हाफ कट जाएगा, v²/9 प्लस हाफ m v डैश का स्क्वायर। v²/9 को यहाँ ले आएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 1 गया 8, v²/9 इक्वल टू हाफ m v डैश का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आई हैं। अब हमें क्या करना था, एक्चुअली हमें निकालना था मास ऑफ सेकंड बॉडी, हमें ये निकालना था मास ऑफ सेकंड बॉडी। तो एक काम करते हैं कि हम लोगों को v और v डैश को भगाना है, तो हम क्या करते हैं, v/v डैश का या तो स्क्वायर कर लो इनको, फिर डिवाइड कर लो, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, या फिर रेशो ले लो। अगर हम v/v डैश का रेशो ले यहाँ पे तो क्या आएगा, v/v डैश इक्वल टू 3m/4, ये आ रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं v/v डैश का रेशो लूंगा तो v²/v डैश का स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं यहाँ ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे अपॉन में 16 आ जाएगा, ये ऊपर जाके 9 हो जाएगा m, ठीक है। तो ये 9/16 ये हो गया, ये हो गया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो v²/v स्क्वायर आया, ठीक है। तो अगर मैं रेशो लूंगा तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का रेशो ये आ रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ 1 और 2 को, तो मैं v/v डैश की जगह ये पुट कर सकता हूँ, तो मेरा m का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा, v/v डैश हमारा 3m/4 था, तो v/v डैश का स्क्वायर, मैंने अगर इक्वेशन 1 देखो तो क्या हो जाएगा, v/v डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9m, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं कितना आ जाएगा, 9m²/16, तो ये हो जाएगा 9m²/16, v/v डैश का स्क्वायर यहाँ से ये आएगा पहली इक्वेशन से। और दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, v/v डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9/16m, तो यहाँ से क्या आया दोनों से कि 9/16m जो आया था, और यहाँ पे कितना है 9m²/16, कुछ गड़बड़ आ गई है, गड़बड़ है कुछ, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहां से हमारा आया कंजर्वेशन मोमेंटम हमने लगाया, तो ये हमारा क्या आया 4m/3 इक्वल टू दिस, तो v/v डैश आया 3m/4, ठीक है। यहाँ पे हमने कंजर्वेशन एनर्जी लगाया, तो v/v डैश जो आया वो आया v/v डैश का स्क्वायर आया 9/16m, 9/16m, 9/16m आया है, और ये कितना आया था हमारा 9/16m², ठीक है। तो ये आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 से 9 कटा, इससे ये कटा, तो क्या आया m² इक्वल टू m, तो यहाँ से क्या आया m² से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा m इक्वल टू 1 kg। तो m का मास कितना आया 1 kg आया, यानी जब बॉडी रेस्ट पे थी शुरू में उसका मास कितना था 1 किलोग्राम था। तो इलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने 2 इक्वेशन लगाई जो हम लगा सकते थे, और वहां से हमने m का वैल्यू निकाल लिया। इन्होंने सॉल्व किया, इनका वैल्यू भी m का 1 आया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है वी कैन ऑलवेज अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑल्सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
A body of mass 2 kg make an elastic collision with other body at rest and continue to move the same direction equal to half the original speed. Find the mass of the second body. ये आप खुद करिएगा, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, मास ऑफ 2 kg मेक एन इलास्टिक कोलिजन विद द बॉडी, और ये सेम क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करना, देखो आप लोग निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते, सेम क्वेश्चन है। तो आंसर दिया हुआ है, मैच कर लेना एक बार, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बॉब है एक पेंडुलम का, इसको बॉब को हमने ऊपर, पेंडुलम जो है इसको 30 डिग्री से हमने इसको छोड़ा और ये दूसरे बॉब को हिट कर रहा है जो कि बी पे रखा हुआ है, दूसरा बॉब है, ठीक है, इसको हिट करेगा तो ये रेस्ट में है। हाउ हाई द बॉब ए राइजेस आफ्टर द कोलिजन, तो ए जो है कितना ऊपर जाएगा टकराने के बाद आपको बताना है, और दोनों आपको जो है मास को नेगलेक्ट करना है, तो कितना ऊपर जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो ये वाला बॉब जाके इसको हिट करेगा, मास दोनों का सेम है, कोलिजन इलास्टिक है। तो आप, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है और मास सेम होता है तो वेलोसिटी क्या होती है आपस में, इंटरचेंज, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, मतलब इसकी स्पीड इसमें आ जाएगी, इसकी स्पीड इसमें आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉब तो रुका हुआ है और ये चल रहा है, तो क्या होगा, टकराएगा तो इसकी स्पीड इसमें चली जाएगी, मतलब ये वाला बॉब आगे मूव करना शुरू कर देगा, और ये वाला क्या होगा, ए वाला रुक जाएगा, स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी, तो ए वाला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अपनी जगह पे ही स्टॉप कर देगा। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार देख लेना, उसमें और क्वेश्चन भी कराए थे हमने, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, देख लेना एक बार। तो ए वाला बॉब क्या होगा, वहीं पर रुक जाएगा, ऊपर उठेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, तो कितना कितना राइज करेगा, नहीं करेगा ही नहीं राइज, नहीं राइज करेगा, है ना, बिल्कुल राइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ए विल नॉट राइज एंड कम टू द रेस्ट, बी विल मूव विद द स्पीड ऑफ ए, तो ध्यान रखना, ये कई बार आपको जो है जरूरत पड़ जाती है। अगला कोलिजन, अगला कोलिजन बोल रहा हूँ, कोलिजन आ गया दिमाग में, क्वेश्चन। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस हिट द कंटेनर विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, इसने हिट किया at an angle 30 degree with the normal and rebound with the same speed. Is the momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? आपको बताना है यहाँ पे मोमेंटम हमारा कंजर्व रहा या नहीं रहा, और हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो बोल रहे कंजर्व रहेगा क्या मोमेंटम कोलिजन में, मोमेंटम किसका, मॉलिक्यूल का कंजर्व रहेगा। कंजर्व कब रहता है मोमेंटम, जब एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तभी तो कंजर्व रहता है। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल टकराएगा दीवार पे तो फोर्स तो लगेगा ना उस पे, तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मोमेंटम हमारा चेंज हो जाएगा, मोमेंटम हमारा चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्व बोल रहे हैं इन द कोलिजन, मोमेंटम कंजर्व इन द कोलिजन है या नहीं है, और कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा, अब बताना है कि कोलिजन हमारा इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। मैं केवल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं कंटेनर प्लस मॉलिक्यूल की बात करूं तो अलग चीज हो जाएगा, तो सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब ये कह रहा है कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, तो ये कोलिजन जो हो रहा है क्या ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अब आपको सर ने बोला कि मोमेंटम ही कंजर्व नहीं है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, किसी भी मोमेंटम, किसी भी कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, दोनों में कंजर्व होता है। तो मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल का कंजर्व नहीं है, मतलब पूरे सिस्टम का तो कंजर्व होगा, वो तो दोनों में होगा, इलास्टिक में इलास्टिक में दोनों में होता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का कंजर्व नहीं, क्योंकि पहले मोमेंटम इधर को स्पीड हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का कंजर्व नहीं है, सिस्टम का कंजर्व होगा। अब कह रहा है कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, कैसे पता लगाओगे। तो इलास्टिक इनइलास्टिक में डिफरेंस क्या होता है, मोमेंटम को चलो छोड़ दो, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, किसका डिफरेंस होता है, कंजर्वेशन क्या लगता है वहां पे, इलास्टिक में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है इलास्टिक कोलिजन में। तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज इनइलास्टिक। तो यहाँ पे स्पीड क्या दी हुई है, पहले 200 मीटर पर सेकंड, और टकराने के बाद क्या हुआ, सेम स्पीड से आ गया, यानी ये भी 200 मीटर पर सेकंड है, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम रही। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम रही तो कौन सा कोलिजन हुआ, ये इलास्टिक या इनइलास्टिक, ये हुआ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये इलास्टिक कोलिजन है, इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। तो कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग, कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है। तो मोमेंटम तो कंजर्व, अच्छा इसमें लिखा है मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल काइंड ऑफ कोलिजन, तो एक्चुअली ये टोटल मोमेंटम की बात कर रहा था, तो लिखना चाहिए स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, पूरे कंटेनर की बात कर रहा है, सिस्टम की बात कर रहा है, सिस्टम में कोलिजन ठीक है, इट इज कंजर्व। और ये कह रहा है कि एनर्जी बराबर है दोनों केस में, हाफ mv² पहले और आफ्टर द कोलिजन, तो आपका क्या है, कोलिजन इज इलास्टिक, तो कोलिजन हमारा इलास्टिक है, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलास्टिक कोलिजन। तो अब मैंने आपको बता दिया इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम रहती है, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। व्हाट विल हैपन इफ अ हैवी बॉडी कोलाइड विद द लाइट बॉडी एट द रेस्ट, अगर एक भारी बॉडी जाके रेस्ट बॉडी हल्की बॉडी पे टकराए तो क्या होगा। तो इसका डेरिवेशन जो आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कोई भारी बॉडी जाके, हैवी बॉडी जाके छोटी बॉडी पे टकराती है तो क्या होता है,
ये होता है कि इसकी जो स्पीड मान लो v थी और ये 0 पे था पहले, तो अब क्या होगा, टकराने के बाद इसकी स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन इसकी स्पीड 2v हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसकी स्पीड के डबल जो है ये मूव करने लगेगा। मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ, वैसे तो एग्जांपल अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ भैया, मान लो ट्रक वाले ने साइकिल वाला जा रहा था और साइकिल वाला रुका हुआ था, उसको टक्कर मार दी मान लो, तो क्या होगा, साइकिल वाला डबल स्पीड से मूव करेगा और ट्रक वाले को फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो अपनी स्पीड चलता रहेगा, चल रहा है v की स्पीड से, लेकिन साइकिल वाला डबल स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल है, तो उससे आप याद रख सकते हो बस कि ऐसा होगा। ठीक है, ये डेरिवेशन भी है, जब आप मोमेंटम कंजर्व करते हो वहाँ पे डेरिवेशन भी आता है। अच्छा, लाइट बॉडी कोलाइड विद हैवी बॉडी एट रेस्ट। लाइट बॉडी हैवी बॉडी से टकराए तो क्या होगा, एक हैवी बॉडी से टकराए तो क्या होगा, दीवार से टकराएगी कोई चीज तो क्या होगा, हैवी बॉडी है ये, तो क्या होगा, तो ये स्पीड अगर v से जा रही है तो क्या होगा, ये वापस जो है वापस आ जाएगी सेम स्पीड से, और हैवी बॉडी क्या होगी, अपनी जगह पे ही रुकी रहेगी, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्पीड अगर आएगी तो बहुत कम आएगी या नहीं आएगी, है ना। जैसे मान लो आपने कोई छोटा बॉल उठा के और दीवार पे मार दी तो क्या होगा, दीवार की स्पीड थोड़ी आएगी कोई, तो उसकी स्पीड तो वही रहेगी, 0 ही रहेगी, लेकिन इसकी स्पीड रिवर्स हो जाएगी। तो ये भी उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग प्रूव करते हैं कि ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या होगा दोनों केसेस में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सबको, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। An object of mass 0.4 kg moving with the speed this collides with the other object of this moving in the same direction, velocity of this, the collision is perfectly inelastic. What is the loss of kinetic energy? Inelastic collision मतलब क्या होगा, बॉडी आपस में, इलास्टिक में क्या होता है, बॉडी आपस में, हमने पहले डिस्कस किया था, क्या होता है, चिपक जाती हैं, दोनों चिपक जाती हैं, तो क्या होगा, जैसे मोबाइल पे आप चिपक जाते हैं, मैंने बोला था ना। तो ऑब्जेक्ट का मास है 4 kg, 0.4 kg, और ये स्पीड है इसकी 4 मीटर पर सेकंड, और ये टकराई अनदर ऑब्जेक्ट से जिसका मास कितना है 0.6 kg, और एक किधर को मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर। इसकी स्पीड कम है तो पीछे से जाके क्या होगा, ये पीछे से जाके ठोक देगा इसको, है ना, पीछे से गाड़ी ठोक देती है, ऐसे ठोक देगा और दोनों फिर चिपक जाएंगे और ये मूव करेंगे कितनी स्पीड से, ये आपको बताना है। परफेक्टली इलास्टिक दोनों चिपक जाएंगे, तो आपको बताना है इनकी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बतानी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पहले इनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, जो एक कॉमन मूव करेगी उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो स्पीड कैसे निकालोगे, आपको पता है कोई भी कोलिजन हो तो क्या चीज कंजर्व रहती है, क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू 0.4, और इसका कितना है 6.6 इंटू, ये 0.4 इंटू 4 था और ये 6 इंटू 2 हो जाएगा, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनका मास जोड़ दो दोनों का, तो 0.6 और 0.4 ये तो मास हो गया इस पूरे सिस्टम का, और वेलोसिटी को v माना हुआ है हमने। तो ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किया, ये वैल्यू कितनी आई 0.16, ये कितनी आ जाएगी 0.12, सॉरी 1.6 आएगी ये, और ये आएगी 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 आ गया, इक्वल टू किसके है ये 1 इंटू वी हो जाएगा, 1 इंटू वी, तो ये v के बराबर आ गया, तो v कितनी आई 2.8 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब मूव करेंगी दोनों के दोनों कितने से मूव करेंगी 2.8 मीटर पर सेकंड। हमें लेकिन क्या निकालना था, हमें स्पीड नहीं निकालनी, हमें निकालना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू हाफ mv²। m है यहाँ पे हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मास है हमारा 1 किलोग्राम, तो हाफ m, फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल में आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू वी कितना है 2.8 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब इसकी और इसकी दोनों के लिए नहीं पड़ेगी, तो हाफ इंटू m यानी कि 0.4 इंटू 4 का स्क्वायर, और प्लस हाफ इंटू दूसरी बॉडी का था 0.6 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये आपको माइनस करना है, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ। एक्चुअली नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइनल एनर्जी कम होगी, इनलास्टिक कोलिजन एनर्जी कम हो जाती है, तो ये कम होगी वैल्यू एक्चुअली, यानी ये वाली वैल्यू कम होगी, ये ज्यादा होगी, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ रहा है 4. ये तो फाइनल आया, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है इतना आना चाहिए। एक बार चेक करके देखना खुद कि आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, खुद भी कुछ कैलकुलेशन कर लिया करो, सारी मुझसे कराओगे, ठीक है। तो भाई सब लोग जो है कैलकुलेशन कर लेना, राइट। तो आई होप कि आपको जो है ये वाले क्वेश्चन आए होंगे, थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ पे लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पे लगाते हैं, कैसे हम दोनों को यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो भाई हम लोग जो है इस क्वेश्चन वीडियो को दोबारा देखना, हम लोग आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आपने अगर बाकी वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट पे जाके या फिर आई बटन पे जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय, और भाई लाइक और शेयर जरूर करना। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।